जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुश्रेष्ठ पर। हम लोग एडुटेरिया के पेड बैच का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कि अब तक हम लोगों ने 1 से 50 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग 50 से आगे के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अब तक यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का 51 नंबर का जो प्रश्न है वह प्रश्न इतिहास से संबंधित है, और यह प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, और इसे अरेंज में करने के लिए प्रश्न दिया गया है। तो पहला है क्रिप्स मिशन, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। हालांकि विद्यार्थियों को यह प्रश्न बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप इसमें सही से यदि ऑप्शन को भी अरेंज कर लेते हैं तो आपका फिर भी यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर चारों जो भी यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं उन फैक्ट का यदि हमें डेट पता चल जाए तो यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो मैं क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, लेकिन यदि आप केवल 1942 का यहाँ पर बात करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो यह है मार्च 1942। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया था, अगस्त 1940। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में हुआ था, अगस्त 1942। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन यह भी 1940 में हुआ था, लेकिन अक्टूबर 1940 में। तो अब आप इसे अरेंज कर सकते हैं। पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह एक क्रम बनेगा, आप इसे अरेंज कर सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी है बलबन, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से इक्ता प्रणाली के अलावा और कौन कौन से फैक्ट बनेंगे, तो हम लोग पहले उसे देखते हैं। पहला तो इक्ता प्रणाली जो दिया हुआ है, दूसरा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार के बाद जो तुर्काने चहलगानी, जिसमें कि 40 दल का एक संगठन बनाया गया था राजा के लिए, तो वह तुर्काने चहलगानी भी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। उसी तुर्काने चहलगानी का एक अन्य नाम उसे चालीसा दल भी कहा जाता था। तो मैं यहाँ पे चालीसा दल लिख देता हूँ। इसमें व्यक्ति कितने थे? तो इसमें 40 व्यक्ति थे। उसके बाद शुद्ध अरबी सिक्के, यह इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। तो इल्तुतमिश से कुल इतने फैक्ट बनेंगे, एक इक्ता प्रणाली, दूसरा कुतुब मीनार, तीसरा चालीसा दल और चौथा अरबी सिक्के। और इसी चालीसा दल को बलबन ने समाप्त कर दिया था। और बलबन ने एक काम और किया था, सिजदा और पेबोस नामक 2 दरबार में यह 2 त्योहार चलाया था। उसके बाद नवरोज का त्योहार चलाया था, और इस चालीसा दल को बलबन ने ही समाप्त किया था। तो बलबन से इतने फैक्ट बनेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी का उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ग्रहण किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, यह गुलाम वंश, जब मोहम्मद गौरी यहाँ से भारत में सम्राट छोड़कर चले गए थे, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ही
उस शासन सत्ता को आगे की ओर बढ़ाया था। तो इस प्रश्न से इतने फैक्ट आप जान सकते हैं। आपको डिस्कशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 53। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है जॉन लॉरेंस। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति, यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, तो वहीं से यह प्रश्न भी लिया गया है और यह प्रश्न का सही आंसर है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस को ही चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के लिए जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा समाप्त किए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन नंबर डी है गुरु हरगोविंद। तो अकाल तख्त का स्थापना गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से हम लोग जो और क्या क्या फैक्ट बनते हैं सिख संप्रदाय से हम लोग यहां पर देखेंगे। आप यदि प्रॉपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वह आपके लिए अधिक बेनिफिशियल होगा। पहले आते हैं हम लोग गुरु गोविंद सिंह पर, ऑप्शन नंबर ए पर। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना की और गुरु गोविंद सिंह बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ का स्थापना किया था। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे जिनकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। उसके बाद गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और इनकी हत्या जहांगीर ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि जहांगीर के पुत्र अमीर खुसरो को उसे सत्ता दिलाने में सिख गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव ने उनकी मदद की थी। इसके लिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। नेक्स्ट, इसमें से एक और फैक्ट बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि वह गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो वह गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाया था। गुरुमुखी लिपि, यह गुरु अंगद के द्वारा। तो इतने फैक्ट यहां से बनेंगे टोटल सिख संप्रदाय से जो कि रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न हम लोग 6 से 7 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। यह डिस्कशन मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो वह व्यक्ति ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर सी है शंकर नायर, ऑप्शन नंबर डी है सत्येंद्र प्रसाद। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जब यह घटना घटित हुई थी तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से हमारे बिहार के शंकर नायर, इन्होंने ही अपने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। यह प्रश्न बहुत बार आपके बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न यह बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह नाइटहुड की उपाधि, अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो इस प्रश्न से इतने फैक्ट यहां पर बनते हैं।
हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो प्रथम दिल्ली दरबार, ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड रिपन। तो प्रथम दिल्ली दरबार वह लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आयोजित किया गया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब इसमें लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन की घटना घटित हुई थी। उस वक्त हमारे भारत में गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे 1911 में, तब उस वक्त लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। और जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उसी के सम्मान में जनगण मन यह लिखा गया था। तो यह फैक्ट यहां से इतने बनेंगे। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह कहता है कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है m l का पावर 2 t का पावर -2, ऑप्शन नंबर बी है m का पावर -1 l का पावर 2 और t का पावर 0, सी है m l का पावर 2 t का पावर -3 और डी है m का पावर 0 l का पावर 1 और t का पावर -3। तो शक्ति का विमीय सूत्र होता है, अब बहुत बच्चे इसे रट लेते हैं लेकिन यह सही तरीका है नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, m l का पावर 2 और t का पावर -3। शक्ति को हम लोग पावर और पावर को हम लोग लिखते हैं वर्क पर टाइम, और वर्क को हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू एस, और F बराबर क्या होता है? ma, और यहाँ पे ma इंटू एस इंटू टी। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर यह m l का पावर 2 t -3 यह कंडीशन आ जाएगा। यदि आप इसे बनाने में असमर्थ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हम एक लेक्चर, आप किस प्रकार विमीय सूत्र को लिखते हैं उस पर मैं एक लेक्चर ले लूँगा। हालांकि एक लेक्चर इस पे पहले लिया हुआ है, आप वीडियो प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है फिजिक्स का, वहाँ पे जाकर के आप एक लेक्चर यह अवश्य देख ले, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ऑप्शन नंबर ए है बैंगनी एवं नारंगी, ऑप्शन नंबर बी है पीला एवं बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी है नीला एवं लाल, ऑप्शन नंबर डी है लाल एवं बैंगनी। तो प्रकाश का जो पौधा होता है वह तीव्र अवशोषण करता है, वह है नीला एवं लाल का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गन मेटल किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है? ऑप्शन नंबर ए है Cu + Sn + Zn का, ऑप्शन नंबर बी है Cu + Fe + Zn का, ऑप्शन नंबर सी है Cu + Fe + Sn का, ऑप्शन नंबर डी है Cu Fe + Ni का। तो गन मेटल जो बना होता है वह Cu + Sn + Zn। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसके अलावा 2-3 जो फैक्ट यहाँ से बनते हैं वह फैक्ट यह बनता है जो यहाँ से लगातार पूछा जाता है। आप 3 फैक्ट याद रखेंगे, वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, पित्तल, यह किस किस मिश्र धातु का बना होता है? तो Cu + Zn का। दूसरा पूछता है कांसा, और पीतल को आप लिख लेंगे, इसे ही मंजू मेटल भी कहा जाता है। दूसरा है कांसा, यह Cu + Sn का बनता है। और तीसरा है टाका, यह Sn + Pb का बनता है।
तो यह 3 जो फैक्ट हैं यह आप जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करें। यह आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलते हैं। उन सारे फैक्ट को मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दिया है, आप यह जरूर देखते चलें। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो बहुत ही हल्का प्रश्न है। रेटिना, पुतली, कॉर्निया, डी उपरोक्त सभी। तो नेत्रदान में हम कॉर्निया ही आंख का दान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो तापमान के बढ़ने पर क्या वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है? ऑप्शन नंबर बी है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिजिक्स में यदि आप बारीकी को नहीं समझते हैं तो आप फिजिक्स के प्रश्नों को यदि थोड़ा ट्विस्ट किया जाए तो आप उसे बनाने में असमर्थ होंगे। तो आप फिजिक्स के बारीकी को समझने का प्रयास करें। कहता है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह बिल्कुल सही बात है। कहता वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी है, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह गलत बात है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि के वेग में कोई प्रभावित नहीं करता है, यह भी सही बात है। तो अब यहां से और क्या प्रश्न बनेंगे? प्रश्न यह बनेगा कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह 3 कथन सत्य है और बाकी एक कथन असत्य है। तो इस पर भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इसे भी देखते चले। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है ट्रांसमीटर। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहा जाता है। जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, वह है रेक्टिफायर। नेक्स्ट प्रश्न, जब बर्फ पिघलती है तब ऑप्शन नंबर ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान घटता है। आप देखेंगे जब कोई भी बर्फ इतना बड़ा होता है लेकिन जैसे ही यह पिघलता है, पिघलते पिघलते पहले फिर इतना छोटा हो जाएगा, फिर इतना छोटा हो जाएगा और अंत में इतना छोटा हो जाता है। यानी इसका आयतन पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, उसके बाद इतना हो गया। यानी इसका आयतन लगातार घटता जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए सोना का, ऑप्शन नंबर बी चांदी का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर डी पारा का। तो सिल्वेनाइट सोना का एक अयस्क है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सोना। सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। 66 नंबर क्वेश्चन है, बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कहता है मिलान करने के लिए लैपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और इप्सिन दिया हुआ है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, तीसरा है प्रोटीन का पाचन और चौथा है वसा विघटन एंजाइम। यदि इसमें से दो ऑप्शन भी यदि आपको पता है तो आप इस टाइप के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे बतला देता हूँ लैपेज का काम क्या है। लैपेज क्या करता है, आपके शरीर में यदि वसा है तो वसा को वह तोड़ने का काम करता है। वसा को तोड़ करके फिर एनर्जी जो प्रदान होता है वह लैपेज का काम है। ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरप्सिन क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? ए है हाइड्रोजन, बी है निकेल, सी है ऑक्सीजन और डी है मैग्नीशियम। तो तेल वसा में कोई भी वनस्पति, खाद्य वनस्पति जब तेल वसा में परिवर्तित होता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल काम में लिया जाता है। यह आप यदि केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पर यह उसमें बहुत ही बारीकी में छोटा छोटा पॉइंट दिया होता है वन लाइनर फॉर्म में, तो वहाँ से भी आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए है पैरा तैराकी, ऑप्शन नंबर बी है गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी है पैराशूटिंग, ऑप्शन नंबर डी है टेनिस। तो मनीष नरवाल को 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस साल कुल 27 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, उसमें से एक मनीष नरवाल साहब भी हैं और यह पैराशूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए है डेविड एटनबरो, ऑप्शन नंबर बी है एन.एस. धर्मसक्तु, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटा थनबर्ग और ऑप्शन नंबर डी है आर रामानुजम। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 यह प्रदान किया गया है एन.एस. धर्मसक्तु यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यहाँ जो पहला ऑप्शन है डेविड एटनबरो, इसे क्या प्रदान किया गया है? इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 यह दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग यह जानी मानी है, पिछले साल इन्हें प्रदान किया गया था नोबेल के रूप में। और उसके बाद है आर रामानुजम, इन्हें आर रामानुजन को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह कहता है 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला? तो पहले ऑप्शन नंबर ए है किरण पोलार्ड, ऑप्शन नंबर बी है के.एल. राहुल, ऑप्शन नंबर सी है देवदत्त पड्डीकल, ऑप्शन नंबर डी है जोफ्रा आर्चर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जोफ्रा आर्चर। और जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। यह राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे। इसके अलावा के.एल. राहुल, इसे ऑरेंज कैप यह प्रदान किया गया। उसके बाद गेम चेंजर ऑफ द ईयर यह देवदत्त पल्लिकल को प्रदान किया गया था। किरण पोलार्ड मुंबई के प्लेयर हैं। और फाइनल मैच क्वेश्चन यह पूछा गया है रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में, फाइनल मुकाबला वह किस मैदान पर खेला गया? तो फाइनल जो मैच हुआ था वह दुबई क्रिकेट स्टेडियम दुबई में फाइनल मैच खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। और 13वां जो वर्ल्ड कप होगा वह हमारे भारत में होगा। और 12वां जो वर्ल्ड कप हुआ वह अभी इंग्लैंड में आयोजित किया गया। और 11वां जो वर्ल्ड कप था वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिला करके किया। तो कुल इतने फैक्ट यहाँ से बन पाते हैं जिनका कि मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है। आपको यह डिस्कशन कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर बी है स्टीवा,
ऑप्शन नंबर सी है ब्रेट ली और ऑप्शन नंबर डी है ब्रायन लारा। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं स्टीवा। नेक्स्ट प्रश्न यह है, नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है कजाकिस्तान। तो 22वां शिखर सम्मेलन 2020 जो कि संघाई सहयोग संगठन हुआ, उसका अध्यक्षता रूस ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2024 तक, ऑप्शन नंबर बी है 2025 तक, ऑप्शन नंबर सी है 2028 तक और ऑप्शन नंबर डी है 2030 तक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और 2025 तक क्या रखा गया है? तो टीबी से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए 2025 का लक्ष्य हमारे केंद्र सरकार ने यह रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है शिवानी कपूर, ऑप्शन नंबर बी है मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी है हिना जायसवाल और ऑप्शन नंबर डी है गीता कपूर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिंटी अग्रवाल। तो हम लोग इस सेशन में टोटल 50 से 75 यहाँ तक के प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 76 to 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे साथ में। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।